कभी आपने फूल को देखा है? बहुत ही सुंदर और निराले होते हैं फूल, जिसे देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस फूल की जरूरत क्या है? क्यों एक पौधे में फूल की संरचना पाई जाती है? यह फूल है क्या? यह फूल तने का ही मॉडिफाइड रूप होता है। तना ही विकसित होकर फूल का निर्माण करता है और यह फूल इसलिए होता है ताकि पौधों में जनन यानी लैंगिक जनन हो सके। हमने पिछले क्लास में अलैंगिक जनन के बारे में देखा। आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे, यानी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें नर और मादा दोनों ही जीव जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। Male and female both organisms participate during the process of reproduction. यह जो लैंगिक जनन होता है यह फूल में किस प्रकार से होता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, पौधों में भी लैंगिक जनन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो हमारा आज का टॉपिक है। अगर एक पौधे की संरचना को हम देखें तो पौधे मुख्य रूप से विभाजित होते हैं जड़, तना, पत्तियों में और फूल में। यह जो फूल, पुष्प या फ्लावर होता है यह एक्चुअली तना का ही विकसित रूप होता है। आज हम डिटेल में फूल की संरचना को समझने की पहले कोशिश करें, फिर हम जनन की प्रक्रिया को समझें। अगर पुष्प की संरचना को देखें तो मुख्य रूप से जो सबसे बाहरी लेयर होता है वह कैलिक्स कहलाता है, जिसे बाह्यदल कहते हैं। यह हरे रंग का होता है और यह जब कली की अवस्था में कोई भी पुष्प होता है तो उसे यह प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रखता है। कैलिक्स के बाद जो अंदर का लेयर होता है उसे कोरोला कहा जाता है। हिंदी में इसे पंखुड़ी या दल कहते हैं। तो बाहर वाला हो गया बाह्य दल यानी बाहर का दल और उसके अंदर वाला भाग हो गया पंखुड़ी यानी दल। ये दोनों भाग जो होते हैं वे नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं, यानी प्रजनन के दौरान ये सीधे तौर से प्रजनन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके बाद बाह्य दल को हमने हटा दिया, दल अंदर वाला जो लाल भाग है उसे भी हमने हटा दिया। यहाँ अब अंदर में हम मुख्य रूप से दो प्रकार की संरचना देख पा रहे हैं। एक जो पीले रंग की संरचना जिसके ऊपर में है और वह उसके नीचे तंतु के द्वारा वह जुड़ा हुआ है, जिसे गौर से यहाँ देखें तो जो पीले रंग का ऊपर वाला भाग है वह एंथर कहलाता है और वह एक फिलामेंट यानी तंतु के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। एंथर को हिंदी में पराग कोश कहा जाता है और यह पराग कोश और तंतु मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। पुंकेसर जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब सबसे अंदर का जो भाग है वह स्त्री केसर यानी गायनेशियम कहलाता है। गायनेशियम यानी स्त्री केसर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे वर्तिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। उसके बाद का जो भाग होता है उसे स्टाइल यानी वर्तिकाग्र कहा जाता है और सबसे नीचे वाले भाग को
अंडाशय यानी ओवरी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से यह 3 भागों में विभक्त होता है। स्त्री केसर जो किसी भी फूल का फीमेल पार्ट यानी स्त्री भाग होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस प्रकार हमने देखा कि मुख्य रूप से किसी भी फूल यानी फ्लावर के 4 पार्ट यानी 4 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग कैलिक्स यानी बाह्यदल, उसके अंदर का भाग कोरोला यानी दल या पंखुड़ी, और उसके अंदर का भाग पुंकेसर यानी एंड्रोसियम, और सबसे अंदर का भाग स्त्री केसर यानी गायनेशियम। यहाँ स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है, जबकि पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर में 2 संरचना होती है, एक फिलामेंट यानी तंतु और दूसरा पोलन ग्रेन जो एंथर में रहता है, जिसे पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं जो यहाँ पीले रंग का दिख रहा है। साथ ही साथ सबसे अंदर का भाग स्त्री केसर यानी गायनेशियम होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यह था हमारे पुष्प की संरचना। अब हम यहाँ परागन की प्रक्रिया को समझेंगे यानी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागन वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कण जो कहाँ पाया जाता है, पराग कोश यानी एंथर में से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर स्थानांतरित होता है। परागन 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। अगर परागकण अपने ही पुंकेसर से निकलकर अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। स्व यानी स्वयं, अपने ही फूल पर अगर परागकण का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। जबकि अगर एक पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे परपरागन कहते हैं यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो परागन 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन यानी स्वपरागन और परपरागन। तो हमने देखा कि स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं। स्वपरागन और परपरागन में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या अंतर होता है। तो यहाँ मुख्य रूप से यह अंतर होता है स्वपरागन और परपरागन में कि पहला, स्वपरागन अपने ही पुष्प में होता है और परपरागन के लिए 2 पुष्प की आवश्यकता होती है, यानी जो परागकण होते हैं वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है। दूसरा, स्वपरागन के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जैसे परपरागन के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण को ले जाने के लिए बहुत सारे एजेंट यथा हवा, जल, इंसेक्ट्स, इनकी इवन पशु तक की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वपरागन में ऐसा कोई भी एजेंट आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद हम देखें तो स्वपरागन चूंकि वहाँ परागकण अपने ही फूल पर स्थानांतरित होते हैं, इसलिए वहाँ फूल सुगंधित भी नहीं होते हैं, ना ही उनमें नेक्टर पाया जाता है। जबकि जहाँ परपरागन होता है वैसे पुष्प में या तो वे पुष्प बहुत ही सुंदर होते हैं ताकि इंसेक्ट्स उनकी ओर आकर्षित हो, या फिर इन पुष्पों में सुगंध होता है और इनमें नेक्टर भी पाया जाता है
ताकि दूसरे जो कीड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो इनकी ओर आकर्षित हो और उस पुष्प पर आकर बैठे और पुनः वहां से उड़कर दूसरे पुष्प तक जाए, ताकि उनके पैर में परागकण चिपक जाए और वह परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे, ये सारे डिफरेंसेस थे स्वपरागन और परपरागन के। परपरागन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि एजेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी परपरागन चूंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है, इसलिए उसके स्थानांतरण के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है। जैसे वह एजेंट हो सकता है वायु। अगर वायु के द्वारा परागन हो रहा है तो वैसे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागन होता है, उनके जो एंथर होते हैं, उनके जो पुंकेसर होते हैं, उनका एंथर काफी नीचे की ओर लचीला और झुका हुआ और वो काफी हल्का होना चाहिए उसके पॉलन ग्रेन्स, ताकि आसानी से हवा के द्वारा उड़कर वह परागकण वर्तिकाग्र पर जा सके। और साथ ही साथ क्रॉस पॉलिनेशन अगर किसी पुष्प में हो रहा है तो वहां अत्यधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि अगर वायु के द्वारा उड़कर पॉलन ग्रेन्स जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह पॉलन ग्रेन सीधे जाकर दूसरे फूल पर ही गिरेगा, वहां वेस्टेज भी होता है। इसलिए अधिक मात्रा में वहां पॉलन ग्रेन्स का होना जरूरी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर एयर से पॉलिनेशन हो रहा है, हवा के द्वारा परागन हो रहा है, तो वहाँ जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण होते हैं, सबसे पहले तो वो हल्के होने चाहिए और उनके एंथर काफ़ी फूल से बाहर की ओर निकले होने चाहिए, ताकि आसानी से हवा के द्वारा वे परागकण उड़कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा सके। अगर परागन जल के द्वारा हो रहा है तो वहाँ भी जो एंथर या फिर जो पॉलन ग्रेन है वो हल्का होना चाहिए, ताकि जल के द्वारा वह मोशन में आकर, गति में आकर दूसरे पुष्प तक जा सके। साथ ही साथ अगर यहाँ इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के द्वारा अगर परागन हो रहा है तो वैसा पुष्प जिसमें परागन इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है, वह पुष्प काफी खूबसूरत, अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में रंग बिरंगा होना चाहिए, ताकि कीड़े आकर उस पर बैठे, आकर्षित हो सके। और उसके जो पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए यानी परागकण जो होने चाहिए वो चिपचिपे, स्टिकी होने चाहिए, ताकि इंसेक्ट्स के पैर में चिपक जाए और वही इंसेक्ट अगर उड़कर दूसरे फूल पर जाए तो वे परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा सके। या फिर वैसे पुष्प जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, उनमें नेक्टर और साथ ही साथ सुगंध भी होना चाहिए, ताकि सुगंध को देखकर जो कीड़े हैं वह उस पुष्प की ओर आकर्षित हो और वहां परागन हो सके। कभी कभी पशुओं के द्वारा भी परागन देखा जाता है। तो ये सारे एजेंट्स थे परपरागन के, जो परपरागन में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ परागन किसे कहा हमने? परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है, उसे परागन यानी पॉलिनेशन कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यानी स्वपरागन और परपरागन। आज का हमारा जो टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो यहाँ हमने देखा पुष्प की संरचना जो मुख्य रूप से 4 भागों में बटे होते हैं, बाह्य दल, दल, त्रिकेसर और पुंकेसर। इसके बाद हमने परागन देखा जो 2 प्रकार के होते हैं,
स्वपरागन और परपरागन। अब इसके बाद हम आगे निषेचन की प्रक्रिया को देखेंगे कि आखिर कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक इन पुष्पों में आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।